नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासमेट पर। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास में हम जान रहे थे मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य के बारे में। तो साथियों अब आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य में हम किस शासक की बात कर रहे थे, जैसा कि आप सभी को पता है हम किस शासक की बात कर रहे थे। हम अकबर के बारे में बात कर रहे थे। अकबर ने साथियों कब से कब तक शासन किया था मुगल साम्राज्य पर, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और 1605 के बाद अतिसार यानी पेच से कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर शासन करता है। आइए जानते हैं अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य। चलिए तो प्यारे बच्चों, अकबर ने कब से कब तक शासन किया था? 1556 ईस्वी से कब तक? 1605 ईस्वी तक। कब से? 1556 ईस्वी से मेरे प्यारे बच्चों 1605 ईस्वी तक क्या किया था? अकबर ने शासन किया था। कि कब से कब तक शासन किया था? 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासक किया था। और जो हम जानेंगे आज अकबर के द्वारा, देखो अकबर एक जैसे महमूद गजनवी और ये क्या नाम है बाबर और हुमायूं जैसा ही इंसान था, लेकिन जब से ये इसकी शादी जोधाबाई से हुई है तो इसे हिंदुओं के बारे में बातें पता पड़ी, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। फिर उसके बाद से ही अकबर ने हिंदुओं के प्रति उदार रवैया अपनाया और जैसे कि हरमदल से मुक्ति, जजिया कर का समाप्त आदि बहुत सारे धार्मिक कार्य अकबर के द्वारा किए गए। प्यारे बच्चों, पूछा जाता है कि मुगल काल में ऐसा कौन सा सम्राट था जो निरक्षर था। मेरे प्यारे बच्चों, निरक्षर का मतलब होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि निरक्षर का मतलब क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो। तो निरक्षर के बारे में कैसे जानते हैं? हम अकबर को जानते हैं कि अकबर कैसा था मेरे प्यारे बच्चों, निरक्षर था। ठीक है, लेकिन निरक्षर से पहले हम अकबर के द्वारा कराए गए कार्य, अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है ना। तो प्यारे बच्चों, इससे चलने से पहले देखो कल की क्लास में एक बहुत दो मिस्टेक हुई थी, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। उसके लिए बड़ा भाई छोटा भाई समझकर माफ करेंगे। देखो मिस्टेक हुई थी क्योंकि मैं जल्दबाजी में था। देखो एक क्या हुआ था कि हल्दी घाटी का युद्ध, आपको पता होगा कि राणा सांगा, सॉरी फिर ऐसे हो रहा, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, अगर मैंने बताया सही बताया, अगर मैंने देखा होगा तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसका? हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 1576 ईस्वी। कब होता है? 1576 ईस्वी में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी के मैदान में लड़ते तो काफी समय से रहते हैं, लेकिन जो निर्णायक युद्ध होता है मानसिंह के नेतृत्व में, जिसमें महाराणा प्रताप की क्या होती है? पराजय होती है। और वहां से महाराणा प्रताप जो है निर्वासित जीवन जीने लगते हैं। वो डेट थी 1576, है ना। और एक शब्द था शेखो बाबा। शेखो बाबा, शेखो बाबा किसको बोला जाता था? सलीम को बोलता था। कौन? अकबर। सलीम को बोलता था अकबर, है ना। हल्दी घाटी के 1576 ईस्वी शेखो बाबा बोलता करता था, सलीम को कौन? अकबर बोला करता था। ये सारी बातें थी। तो कल थोड़ा सा आउट हुआ था, मैं नहीं कहूंगा मैंने जानबूझ कर किया, ये मेरे से गलती से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हल्दी घाटी के 1576 में हुआ था, ना कि 1575 में। और शेखो बाबा सलीम को बोला जाता था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अकबर के द्वारा कराए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। मेरे प्यारे बच्चों, इसने सबसे पहले क्या किया कि दास प्रथा, जो गुलामी की प्रथा थी, गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था, उन गुलामों की प्रथा को अंत किया, यानी दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत। मुगल काल के सम्राटों के समय से ही एक विवाह हुआ करता था हरमदल। वहां पर बहुत सारी विधवा और वैसी स्त्रियों को रखा जाता था।
इसने उस हरम दल से भी क्या कर दी, मुक्ति कर दी। तो मतलब हरम दल से मुक्ति, मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, हरम दल से क्या कर दी, मुक्ति कर दी। ठीक है, क्या कर दी, हरम दल से मुक्ति कर दी। साथियों आगे चला, इसने एक कर हुआ करता था, कौन सा, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, और साथ ही हिंदुओं पर लगने वाला जो धार्मिक कर हुआ करता था, जजिया कर, दोनों को समाप्त किया। इसने दो तरह के कर समाप्त किए थे, एक तो तीर्थ यात्रा कर और एक हुआ करता था आपका कौन सा, पहले तो इसने समाप्त क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त। तो क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और जजिया नामक कर को समाप्त किया। ठीक है, तो जजिया नामक कर को इसने समाप्त किया। प्यारे बच्चों जजिया नामक कर क्या होता है, एक गैर मुस्लिम धार्मिक कर होता है, जो मुस्लिमों से अलग सभी लोगों पर लगाया जाता है। तो मुस्लिमों से अलग सभी लोगों पर एक कर लगाया जाता है, जिसे हम जजिया कर के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम जजिया कर की बात करें, किसकी, जजिया कर की बात करें, तो जजिया कर सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। एक बार मैं शुरू में क्लास में चर्चा कर चुका हूं और मैं फिर से आपके लिए यहां पर चर्चा करता हूं कि जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था। देखिए जरा, है ना, जजिया कर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, चलिए इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों, जजिया कर, है ना, तो जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, सर्वप्रथम लगाया था मेरे प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और साथियों ये जो जजिया कर हुआ करता था, ये गैर मुस्लिम धार्मिक कर हुआ करता था, बात सही है, लेकिन ये ना तो दिव्यांगों से लिया जाता था, जो लोग अपाहिज हैं उनसे भी नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था जो पुजारी होते थे, और एक जो विधवा स्त्रियां हुआ करती थी उनसे भी ये कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, फिर आया कौन सा आपका, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, जजिया कर क्या कर दिया, लागू कर दिया, किस पर, ब्राह्मणों पर। ब्राह्मणों पर क्या कर दिया, जजिया कर लागू कर दिया। ठीक, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक आता है जो अभी अकबर, अकबर ने क्या किया, जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया। क्या किया, जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया, जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों अगर अकबर की बात करें कि जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया किसने, अकबर ने। अब आगे चले हम, किसने, एक शासक हुआ करता था मुगल सम्राट औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या किया, जजिया को पुनः लागू कर दिया, पुनः लागू कर दिया। तो प्यारे बच्चों औरंगजेब ने क्या किया था कि जजिया नामक कर को क्या किया, पुनः लागू कर दिया। एक सेकंड, ठीक है, चलो ये तो कुछ मजा सा ना आ रहा है इसमें, चलो कोशिश करूंगा मैं इसकी सुधार करने की यार। तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, फिर मेरे प्यारे बच्चों कौन आया, अकबर। अकबर ने क्या क्या किया, पूर्णतः समाप्त कर दिया। फिर आए आपके औरंगजेब, इसने क्या किया, पुनः लागू कर दिया। क्या किया, इस व्यक्ति ने पुनः लागू कर दिया, है ना। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों अब आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी क्लियरिटी की समस्या मुझे देखने को मिल रही थी। ठीक है, चलिए इन सारी चीजों को नोट कीजिए। चलो चलिए, है ना, अभी तो हमने किसके बारे में बात की मेरे प्यारे बच्चों, जजिया के बारे में,
बात की। चलो साथियों, इसने क्या किया था, आगरा के पास एक बहुत बड़ा नगर बसाया था, जिसमें इसने 1571 में नगर बनकर तैयार हुआ। और इसने उस नगर को जब वो बन गया तो वहां पर क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, अपनी राजधानी बना ली। तो इसने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इसका जो अगला काम क्या है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। और साथ के साथ बनने के बाद 1571 ईस्वी में क्या किया इसने, 15, देखो फतेहपुर सीकरी की क्या कर दी, अब बच्चों यहां पर इसने क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब 1571 ईस्वी में इसने क्या कर दी, स्थापना कर दी। और जब मतलब 1531 से बनकर तैयार हुआ, फिर इसने इस नगर को अपनी क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। और अकबर जो संपूर्ण मुगल साम्राज्य चलाता था 1571 में, फतेहपुर सीकरी से चलाता था, ना कि आगरा से। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी। साथ ही फतेहपुर सीकरी में किसकी स्थापना कर दी, इबादत खाने की, इबादत खाने की स्थापना। साथ ही किसकी मेरे प्यारे बच्चे, किसकी स्थापना की, है ना, सप्ताह के प्रत्येक 2 दिन यहां पर क्या होता था, एक मीटिंग हुआ करती थी। और मेरे प्यारे बच्चों, मीटिंग वो धार्मिक विषयों को ध्यान में रखकर चर्चा करके की जाती थी कि ये धार्मिक विषय है, इन पर क्या होगी, चर्चा होगी। तो इबादत खाने की इसने क्या कर दी मेरे प्यारे बच्चों, स्थापना कर दी। चलिए, इसने मजहर प्रणाली, मजहर प्रणाली का प्रचलन किया। इसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मजहर प्रणाली का प्रचलन किया। चलिए, मैं जजिया घर को मिटा रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसने और क्या क्या प्रमुख काम किए थे। चलिए, तो यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मजहर प्रणाली का प्रचलन किया था। और एक चलाई थी दहसाला पद्धति, दहलसाला या दहसाला पद्धति। ठीक है। और इसके बाद एक संवत चलाया था इसने साथियों, क्या, दीन ए इलाही संवत का क्या किया था, प्रचलन किया था। देखो, दहलसाला पद्धति के संबंधित है, राजा टोडरमल से संबंधित है, राजा टोडरमल से संबंधित है। तो पहले जो राजा टोडरमल हुआ करते थे, ये शेरशाह सूरी के दरबार में हुआ करते थे। शेरशाह सूरी के दरबार के बाद मुगल सम्राट हुमायूं के मतलब देखरेख में काम करने लगे। और उसके बाद हुमायूं के बाद ये अकबर के शासनकाल में आ गए। और इनका जो भूमि बंदोबस्त था वो काफी अच्छे तरीके से जाना जाता था। नोट कीजिए एक बार, है ना, जो इनका भूमि बंदोबस्त था वो काफी अच्छे तरीके से जाना जाता था। तो राजा टोडरमल एक अच्छी बेहतर भूमि व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। एक इसने संवत चलाया था, दीन ए इलाही संवत, ठीक है। और अबुल फजल एक इसने धर्म भी चलाया था, कल हमने बात की थी। कौन सा धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, है ना, जिसे हम तौकीक ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पुरोहित हुआ करता था वो अबुल फजल हुआ करता था। कौन, अबुल फजल। और अबुल फजल की मेरे प्यारे बच्चों के कहने पर या फिर बीरबल के कहने पर अकबर से दोस्ती होने के कारण क्या किया था, बीरबल ने एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जिसने सबसे पहले इस धर्म को स्वीकार किया था। इस धर्म के बाद किसी व्यक्ति ने इसको स्वीकार नहीं किया। कौन सा संवत, दीन ए इलाही संवत, है ना। तो अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य आप देख रहे हैं कि क्या किया, सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया, हरमदल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया नामक कर को समाप्त, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना, मजहर प्रणाली का प्रचलन, 1571 में राजधानी बनाई किसको, फतेहपुर सीकरी को, है ना, दहलसाला पद्धति, दीन ए इलाही संवत का प्रचलन किया, है ना। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप अगर देख पा रहे होंगे, आपसे सवाल कैसे पूछेगा पेपर में, ठीक है। तो आप सवाल याद रखेंगे, सवाल किस तरीके से पूछेगा
कि अकबर के द्वारा किए गए कार्य, दास प्रथा का अंत, हरम दल से मुक्ति, मतलब निम्न में से कौन सा कार्य अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया? फतेहपुर सीकरी दे देगा, है ना, फतेहपुर सीकरी दे देगा, इबादत खाने का निर्माण दे देगा, साथ में लाल किला दे देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लाल किला जो बनाया था वो किसने बनाया था, बताइए, लाल किला किसने बनाया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लाल किला बनाया था वो किसने बनाया था? लाल किला वो बनाया था शाहजहां ने। तो किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। असल में कुछ लोग अकबर के द्वारा बनाए गए आगरा के किले को लाल किला बोलते हैं, वो भी मैं मानता हूं बलुआ पत्थर से बना है उसका, वो भी लाल है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उसको किस नाम जानते हैं हम इतिहास में? आगरा के किले के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? आगरा के किले के नाम से जानते हैं। चलिए, चलिए आगे बात करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने तानसेन का नाम पूछा है, तो बीरबल का नाम था महेशदास, और तानसेन का जो नाम था वो कौन था? रामतनु पांडे। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? रामतनु पांडे हुआ करता था तानसेन का वास्तविक नाम। यहां पर लिखने का सीधा सीधा रीजन क्या है कि हम बात करेंगे तानसेन की प्रमुख रचनाओं के बारे में, जैसे कि मियां की मल्हार, मियां की टोडी, मियां सारंग, कौन सी? मियां सारंग, और दरबारी कानड़। तो क्या हुआ करता था? मियां सारंग और दरबारी कानड़, जो कि क्या हुआ करता था? मियां की मल्हार, मियां की टोरी, दरबारी, मियां सारंग और दरबारी कानड़। ठीक, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हुआ करती थी। जहां पर मियां मियां आ जाए तो आप जान लेना ये किसकी रचना है? ये तानसेन की रचना है। एक बार फिर से सुनेंगे, मियां की मल्हार, मियां की टोडी, और मियां की सारंग और दरबारी कानड़। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इनको कि तानसेन की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तानसेन की प्रमुख रचना मियां की मल्हार, मियां की मल्हार, मियां की टोडी, मियां की सारंग और दरबारी कानड़। तो क्या हुआ करता था? मियां की सारंग और दरबारी कानड़। देखो बच्चों, एक किसान कर लिया, दरबारी कानड़। ठीक है, तो क्या हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों? दरबारी कानड़, है ना। मैं बोल रहा हूं, आप अगर कोई चीज मिस्टेक हुई, मतलब दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप लिख लेंगे मियां की मल्हार, मियां की टोडी, मियां की सारंग और दरबारी कानड़। ठीक, चलिए, तो ये हुआ करती थी तानसेन की प्रमुख रचना है। अब साथियों यहां पर बात करेंगे, जब अकबर की मृत्यु हुई वो किस स्थिति में हुई थी? तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है। अकबर को हो जाता है अतिसार रोग, आमतौर पर जिसे हम पेचिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पेचिस हो जाती है, और पेचिस के कारण अकबर की 1605 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए, यहां पर हम पूरी बात कर चुके हैं अकबर के बारे में। चलिए, अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो अकबर की मृत्यु कब हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण?
पेचिस के कारण। तो अकबर जी को हो जाती है पेचिस, जिसे हम इतिहास में या अब हिंदी भाषा में किस नाम से, अतिसार रोग, अतिसार रोग जिसे हम पेचिस कहते हैं, पेचिस हो जाती है अकबर को, और इसी कारण से उसका शरीर कमजोर होने लगता है दिन प्रतिदिन। और जो उसका वैद्य जो होता है, वो वैद्य इस रोग का पता नहीं लगा पाता, पेट खराब होता है, पेचिस हो जाती है, लेकिन उस वैद्य को इस रोग के बारे में पता नहीं था, तो इस रोग का वो पता नहीं लगा पाता है। इसी कारण दिन प्रतिदिन शरीर का विनाश होने के कारण अकबर की 1605 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर आपने जाना अकबर के बारे में, है ना। और अंत में अकबर कैसा शासक था, तो अकबर था मेरे प्यारे बच्चों, अकबर निरक्षर था। कैसा था, निरक्षर था। और निरक्षर का मतलब सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, निरक्षर क्या होता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता वो व्यक्ति क्या होता है, निरक्षर होता है। ठीक, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता वो व्यक्ति क्या होता है, निरक्षर होता है। तो मुगल काल में या ऐसा कौन सा सम्राट था जो निरक्षर था, तो अकबर निरक्षर नहीं था। प्यारे बच्चों, एक मैं आपको बात बताऊं कि जिस समय क्या हुआ करता था, हुमायूं ने, देखो ये आपके लिए थोड़ी सी जानने के लिए ठीक है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपने सारी चीजें पढ़ ली, नोट कर ली, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी चीजें पढ़े जो रोचक हैं, आप किसी को बता पाए। एक बार क्या हुआ था कि जब हुमायूं शासक बना, तो हुमायूं ने जो उसका भाई हुआ करता था कामरान, तो कामरान को क्या दे दिया, काबुल और कंधार दे दिया। किसको, कामरान को। अब जब काबुल और कंधार देने के बाद हुमायूं वापस से क्या करने लगा, उस पर कब्जा करने लगा। तो वो जो उसका भाई हुआ था कामरान, कामरान ने किले पर तोप बजा रहा था, लेकिन उस समय अकबर की उम्र होती है 3 वर्ष, और वो इसी के पास, उसके पास पहुंच जाता है, पकड़ लेता है। वो पकड़ने के बाद उसे जो किला होता है, किले की दीवार से पैर बांध के उल्टा लटका देता है, कि मतलब जिसका बाप क्या कर रहा है, तोप चला रहा है जिसका बाप तोप चला रहा है, उसके बेटे को क्या करो, सामने खड़ा कर दो। लेकिन एक सौभाग्य के कारण अकबर क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए चलिए चलते हैं हमने टॉपिक की तरफ। अब जानेंगे हम किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। देखो, अगर मैं आपसे एक बात करूं, एक जो हमारे समाज में 3 क्लास आय के अनुसार डिवाइड की जाती है, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास। अपर क्लास वाले बिजनेसमैन ने कोई टेंशन नहीं है। लोअर क्लास वाले क्या करते हैं कि खाना वाना खाते हैं, कमा के लाते हैं, दिन प्रतिदिन खाते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। एक मिडिल क्लास होती है, ठीक ठाक कमाते हैं, वो भी टेंशन होती है, लेकिन वो जीवन जी लेते हैं। लेकिन मिडिल क्लास से नीचे आती है एक क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ना तो वो लोअर क्लास में है, ना वो मिडिल क्लास में। उसमें आते हैं मेरे जैसे और आप जैसे बच्चे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको मेहनत करके जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि बच्चों वैकेंसी क्या आ रही है, 700 बच्चों में से एक को नौकरी मिलेगी। मतलब 100 में से लगभग 1 से 2% चांस है नौकरी पाने के। और कुछ कुछ वैकेंसी जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है, उसमें 700 में से एक को नौकरी मिलती है, 500 में से एक को नौकरी नहीं मिलती है। अब तो यूपी पुलिस का भी आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच गया है ना, 100 लोगों में से एक लोगों को नौकरी मिलती है। तो ये मतलब समझ रहे हो कि कंपटीशन कैसा है, बहुत ज्यादा टफ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंपटीशन कैसा है, बहुत ज्यादा टफ है। चलिए एक सेकंड
रुकिए थोड़ा सा। चलिए, तो बात ये है यहां कहने की कि कंपटीशन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा टफ है, और आपको एक अच्छे तरीके से, बढ़िया सुसज्जित तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और आपको तैयारी करो, और पहले ही दिन से प्रैक्टिस सेट लगाने चालू कर दो। मैं तो कहता हूं पहले ही दिन से चालू कर दो। आप जितना पढ़ रहे हो 4 करवा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। जितने सवाल आ रहे हैं उन्हें ढूंढो, करो, वो चीज याद रहेंगी। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, फिर तो धकाधक प्रैक्टिस लगा चलो। और एक वैकेंसी के लिए अगर आपने 30 से 40 प्रैक्टिस लगा लिए और उस पर होने वाली गलतियों पर तुमने काम कर लिया, तो आप एक निश्चित ही एक दिन जिस मंजिल का आप पाना चाहते हैं, वो आपकी आपकी मंजिल क्या करेगी, आपके कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए चलिए अब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। किसके बारे में, जहांगीर। तो जहांगीर ने मेरे प्यारे बच्चों कब से कब तक शासन किया, तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी से शासन किया। तो कब किया, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करता है कौन, आपका जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक कौन करता है, आपका जहांगीर शासन करता है। ठीक है, देखो जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, फतेहपुर सीकरी में हुआ था। जो आमेर यानी जयपुर का राजा भारमल हुआ करता था, उसकी एक पुत्री हुआ करती थी जोधाबाई, जिसे हम इतिहास में हरकाबाई के नाम से जानते हैं। उसे अकबर ने मरियम उजमानी की पदवी दी थी। इसकी मरियम उजमानी की पदवी दी थी। मरियम उजमानी कहते हैं जब महारानी, बाद में वो महारानी बन गई थी, तो मरियम उजमानी की पदवी दी थी। और उसके गर्भ से शेख सलीम चिश्ती की जो कुटिया होती है उसमें पैदा होता है ये आपका जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर का मेरे प्यारे बच्चों जन्म कब होता है, 1625 ईस्वी में, सॉरी 1600 है ना। तो जहांगीर के जन्म की बात करें तो जहांगीर का जन्म किसकी गोद से होता है, इसकी माता का नाम हम बात करें कि माता कौन थी, जगत गोसाई माता थी, है ना। एक सेकंड यार, क्या हो रहा है, अभी बताया था। तो देखो गलती से निकल गया, जगत गोसाई इसकी माता नहीं थी। इसकी माता कौन थी, मरियम उजमानी, जो कि जो राजा हुआ करता था भारमल, उसकी पुत्री हुआ करती जोधाबाई। जोधाबाई को ही एक उपाधि थी अकबर ने, मरियम उजमानी। ठीक है, चलिए इसकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था प्यारे बच्चों मरियम उजमानी। माता का नाम क्या हुआ करता था, मरियम उजमानी। तो इसकी माता का नाम था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मरियम उजमानी, जो कि जोधाबाई के नाम से इतिहास में जानी जाती है, या फिर हरकाबाई। क्या बोलते हैं इसे प्यारे बच्चों, जोधाबाई को क्या बोलते थे हम, हरका बाई। ठीक है, ये जो हरका भाई है ये किसकी पुत्री हुआ करती थी, भारमल। भारमल को कौन हुआ करता था, आमेर नरेश। तो आमेर नरेश हुआ करता था आपका ये भारमल। भारमल कौन हुआ करता था, आमेर नरेश हुआ करता था भारमल, है ना। और जन्म कहां पर हुआ करता था, जन्म कहां पर हुआ करता था, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की द सॉरी कुटिया में। और कहां पर, अगर स्थान की बात करें तो फतेहपुर सीकरी। कहां पर मेरे प्यारे बच्चों, फतेहपुर सीकरी। यहां पर बात करें इसकी माता का नाम क्या था, मरियम उजमानी जोधाबाई हरकाबाई, जो इतिहास में जानी जाती है। आमेर के राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी, और इसका जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो कहां पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों अकबर इसे शेखो बाबा कहकर पुकारता था। तो अकबर इसे क्या नाम से पुकारता था, शेखो बाबा कह के पुकारता था।
इसे एक नाचने वाली लड़की, जिसे हम इतिहास में अनारकली और जो वैसी बातों में भी अनारकली के नाम से जानते हैं, उससे विवाह हो जाता है और अंत में अनारकली को कुछ टाइम के लिए बंद करता है अकबर, लेकिन ये दोनों मानते नहीं है। फिर अकबर अनारकली को क्या कर देता है, चिनवा देता है इसमें, और ये बात सत्य है। ठीक है, चलिए, है ना। देखो, जहांगीर ने मेरे प्यारे बच्चों 2 शादी की शुरुआत में, लेकिन बाद में इसने नूरजहां से भी शादी की। नूरजहां नहीं थी, उसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, और एक अफगान शेर हुआ करता था, अली कुली बेग, है ना। अली कुली बेग मतलब अफगान शेर का मतलब है अफगान शासक हुआ करता था अली कुली बेग, उसकी विधवा हुआ करती थी ये मेहरुन्निसा। इसकी माता का नाम क्या हुआ करता, अस्मत बेग, और पिता का नाम क्या था, ग्यास बेग। आगे जानेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी इसकी जो प्रारंभ में शादी हुई थी वो जानते हैं। इसकी शादी कैसे कैसे हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो भगवान दास की पुत्री मानाबाई से सर्वप्रथम इसकी शादी होती है। तो इसकी पहली फर्स्ट शादी है ना। अगर इसकी शादियों के बारे में बात करें, तो शादी की बात करें तो इसने पहली शादी की किसकी, भगवान दास की पुत्री, किससे मेरे प्यारे बच्चों, भगवान दास की पुत्री मानाबाई। ठीक है, भगवान दास की पुत्री मानाबाई से क्या होती है, इसकी शादी होती है। और मोटा राज उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री कौन सी, जगत गोसाई से इसकी शादी होती है। दूसरी शादी किससे होती है, मोटा राजा जगत गोसाई, जगत गोसाई की पुत्री कौन सी होती है, सॉरी, देखो, मोटा राजा उदय सिंह, है ना, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री हुआ करती है आपकी ये जगत गोसाई। ठीक है, चलो, यहां पर भगवान दास की पुत्री कौन हुआ करती थी, मानाबाई, और मोटा राज उदय सिंह की पुत्री कौन हुआ करती थी, जगत गोसाई। ठीक है, तो शादी कौन सी हुआ करती थी, भगवान दास की पुत्री, इसकी पहली शादी होती है किससे, भगवान दास की पुत्री किससे, जगत गोसाई से, है ना। और मोटा राज उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से की शादी हुआ करती थी। बच्चों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पिछले 2 दिन से फीवर सा हो रहा और तबीयत खराब है, स्थिति, है ना, पैरों में खड़ा सा ना हो जा रहा, थोड़ा सा अगर आवाज में अंतर लग रहा है, कुछ आगे पीछे बोल पा रहा हूँ ना, तो इसकी वजह से आ रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बस, है ना। बाकी हाँ, चीजें गलत नहीं होगी, अगर 1-2% अगर 0.1% या 1% चीजें गलत हो जाती हैं तो वो अगले दिन सही करा दी जाएंगी। ठीक है, वैसे गलत तो होगी नहीं, लेकिन आगे पीछे अगर बोलने में कभी अटक जाता हो तो वो थोड़ा सा आज के लिए मैनेज करेंगे। तो देखो, जहांगीर ने शासन किया 1605 से 1627 ईस्वी तक। माता का नाम मरियम उजमानी जोधाबाई, जिसे हम इतिहास में हरकाबाई के नाम से जानते हैं। आमेर के राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी, जैसे भारमल को हम बिहारी लाल के भी नाम से जानते हैं। और इसका जन्म शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कुटिया में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इसकी पहली शादी होती है भगवान दास की पुत्री मानाबाई से, और इसकी दूसरी शादी होती है मोटा राज उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, इसकी दूसरी शादी होती है। ठीक है, तो मरियम उजमानी क्या होता है, एक तरह की क्या होती है, पदवी होती है। और ये जो मानाबाई जो होती है ना, इससे परेशान आकर क्या कर लेता है, अपनी जान दे देती है। किससे परेशान आ जाती है, जहांगीर से परेशान आकर ये क्या करती है, अपनी जान दे देती है। तो नोट करेंगे इसे। चलिए, देखो, आपसे सवाल पूछेगा और बहुत बार पूछता है कि मुगल काल में कौन सा शासक न्याय की जंजीरों के लिए प्रसिद्ध था। तो मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक था जो न्याय की जंजीरों के लिए प्रसिद्ध था, और वो है प्यारे बच्चों आपका जहांगीर। जहांगीर ने आगरा के शाह बुर्ज पर, आगरा के किले के शाह बुर्ज पर, वहां पर क्या किया था, न्याय की एक जंजीर बनवाई थी,
जिसमें मेरे प्यारे बच्चों 60 घंटियां लगवाई थी, है ना, जिसे हम सोने से बनी हुआ करती थी, जिसे हम सोने की जंजीरों के नाम से भी जानते हैं। तो किस नाम जानते हैं प्यारे बच्चों? हम उसे सोने की जंजीरों के नाम से भी जानते हैं। तो किससे नाम से जानते हैं? सोने की जंजीरों के नाम से भी जानते हैं। जिस किस व्यक्तियों को इससे मदद लेनी थी वो सभी व्यक्ति पहुंच जाया करते थे। चलिए, ये नोट किया आपने, चलते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे जाने के साथियों, न्याय की जंजीर या फिर सोने की जंजीर। न्याय की जंजीर या फिर प्यारे बच्चों क्या है ये? सोने की जंजीर। तो न्याय की जंजीर या फिर सोने की जंजीर ये कहां पर लगी हुई थी? आगरा के शाह बुर्ज पर। किस पर? शाह बुर्ज पर। और इसमें क्या हुआ करता था? 60 घंटियां लगी रहती थी, 60 घंटियां लगी थी। जिस जिस किसी व्यक्ति को सम्राट से मदद या न्याय की गुहार लगाई जाती थी वो इन घंटियों को बजा देता था, सम्राट तक खबर पहुंच जाती थी। तो आपकी प्रजा में कोई व्यक्ति दुखी है और उसे सम्राट से मिलने की आवश्यकता है तो स्वयं जहांगीर उससे मिला करते थे। तो ये काफी ज्यादा कारगर साबित हुई थी न्याय की जंजीर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर हम न्याय की जंजीर से अलग एक बात करें तो 1600 जहांगीर के शासनकाल में बैठते ही, देखो अगर मैं जहांगीर के पुत्रों की बात करूं तो जहांगीर के पुत्र, ठीक है, तो जहांगीर के 3 पुत्रों का नाम मिलता है और चौथा पुत्र हुआ करता था परवेज। पहला हुआ करता था साथियों आपका खुसरो। सुनो, जहांगीर के अगर पुत्रों की बात करें तो जहांगीर के मुख्यतः पुत्रों की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो एक पुत्र हुआ था इसका खुसरो, एक हुआ करता था खुर्रम, एक हुआ करता था परवेज, एक हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों कौन? परवेज। और परवेज के बाद दूसरा कौन सा हुआ करता है बच्चों? परवेज। और परवेज के बाद हुआ करता था शहरयार। तो इसी के जो पुत्र हुआ करता था खुसरो, खुसरो ने 1606 ईस्वी में स्वयं अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब मेरे प्यारे बच्चों इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसने? खुसरो ने। तो 1606 ईस्वी में किसने विद्रोह किया? खुसरो ने विद्रोह कर दिया जहांगीर के विरुद्ध। अब जहांगीर के विरुद्ध करने के बाद इसमें खुसरो का साथ दिया था सिखों के गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 5वें गुरु हुआ करते थे, 5वें गुरु अर्जुन देव ने, है ना। इन पर साथ देने के कारण पहले तो मेरे प्यारे बच्चों सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और मौत के घाट मेरे प्यारे बच्चों किसने उतारा था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को। तो वही उतारा था किसने? जहांगीर ने। ठीक है, मतलब कत्ल कर दिया था उनका। बाद में मेरे प्यारे बच्चों इसने क्या किया कि बाद में फिर इसको समझाया, ये खुसरो फिर नहीं माना तो फिर खुसरो को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। और बाद में एक षड्यंत्र के तहत क्या कर दी? खुसरो की हत्या करा दी। किसने हत्या कराई थी? वो कराई थी शाहजहां यानी खुर्रम ने। तो किसने हत्या कराई थी? शाहजहां खुर्रम ने। ठीक है, तो जहांगीर के समय होने वाला मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं पहले विद्रोह की बात करूं
तो पहला विद्रोह 1606 ईस्वी में इसका स्वयं का पुत्र खुसरो करता है। खुसरो का साथ देते हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। इसी कारण अर्जुन देव को क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, फांसी। और बाद में खुसरो को अंधा कर दिया जाता है और उसके बाद खुर्रम के द्वारा, खुर्रम के कहने पर ये किसकी हत्या कर दी जाती है, खुसरो की हत्या कर दी जाती है। तो यहां तक आपको चीजें थी, उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं इससे आगे विद्रोह के बाद। विद्रोह के बाद क्या क्या होता है, चलिए। तो 1686 विद्रोह होता है खुसरो के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विद्रोह हो गए प्यारे बच्चों और मौत के घाट उतार दिया किसको, अर्जुन देव को। सिखों के 5वें गुरु हुआ करते थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी और अंतिम जो गुरु हुआ करते थे वो गुरु गोविंद सिंह हुआ करते थे, ठीक है। चलिए यहां पर बाद में इसके पुत्रों के बारे में बात की, खुसरो, खुर्रम और परवेज और सहयार, ठीक है। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में एक दक्षिण अभियान जाता है। दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान किसका जाता है, जहांगीर का दक्षिण अभियान जाता है 1616 ईस्वी में। और इस अभियान के दौरान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो अभियान चला गया, इस अभियान का नेतृत्व जहांगीर देता है किसको, खुर्रम को। खुर्रम इस अभियान में क्या हो जाता है, जीत जाता है, मतलब इसकी विजय हो जाती है। इसके बाद इसको मेरे प्यारे बच्चों उपाधि देता है कौन, जहांगीर। तो जो इसका पिता था कौन, जहांगीर, ये पूरे जहां को जीतने वाला था, है ना, जहांगीर। तो मतलब इनके नामों का कुछ ऐसा ही मतलब निकलता है, उपाधि, है ना, जिसके पास पूरे जहां की जागीर थी, ठीक है है ना। चलो उपाधि देता है किसकी, शाहजहां। शाहजहां की उपाधि देता है कौन, खुर्रम को। कौन देता है, देखो जहांगीर का मतलब सारे जहां की जिसके पास जागीर हो, सारे जहां का जो मालिक हो, और शाहजहां सारे जहां को जीतने वाला, है ना। कुछ इस तरीके से इनके मतलब होते हैं कि 1600 में दक्षिण अभियान के तहत, सॉरी, दक्षिण अभियान के तहत खुर्रम को भेजा जाता है, विजय होती है खुर्रम की। और इसके बाद जहांगीर खुश होकर खुर्रम को किस उपाधि से नवाजता है, तो शाहजहां की उपाधि से नवाजता है। और तब बनता है दक्षिण विजय के बाद खुर्रम शाहजहां। चलिए इतनी बातें थी साथियों। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जो जनक है वो कौन है, मलिक अंबर। चलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक, गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक कौन होता है, मलिक अंबर। मलिक अंबर। तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक होता है प्यारे बच्चों, वो कौन व्यक्ति होता है, मलिक अंबर। और जहांगीर के समय यह अहमदनगर का वजीर हुआ करता था। और अहमदनगर कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अहमदनगर कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अहमदनगर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। अहमदनगर का वजीर, यह व्यक्ति था अहमदनगर का वजीर हुआ करता था। और गोरिल्ला युद्ध पद्धति का यह जनक और अहमदनगर का वजीर कौन हुआ करता था, तो मलिक अंबर। पूछा जाए कि मुगल काल में गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक कौन हुआ करता था, तो बता देंगे सीधा मलिक अंबर। चलिए नोट कीजिए, एक बार फिर से देखेंगे, मैं साइड में होकर बोल रहा हूं, आप देखेंगे 1616 ईस्वी में जहांगीर भेजता है किसको, खुर्रम को। कहां पर, दक्षिण अभियान के दौरान, जिसमें खुर्रम की विजय हो जाती है और शाहजहां की उपाधि प्रदान की जाती है किसको, शहजादे खुर्रम को, ठीक है। बाद में समय आता है प्यारे बच्चों, ये उधर लिख रहा है 1606 ईस्वी में विद्रोह करता है कौन, खुसरो।
अब खुसरो का साथ प्यारे बच्चों कौन देता है? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। और उनको क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? फांसी दे देता है, मतलब मौत के घाट उतार देता है। कौन? यही क्या नाम है इसका, जहांगीर, है ना, जहांगीर। और साथ के साथ मेरे प्यारे बच्चों, जहांगीर उतारने के बाद किसको? खुर्रम को अंधा कर देता है, खुसरो को। और खुसरो की हत्या बाद में खुर्रम के कहने पर कर दी जाती है। ठीक है। गौरेला युद्ध पद्धति का जनक कौन होता है? मलिक अंबर था गौरेला युद्ध पद्धति का जनक, जो अहमदनगर का वजीर हुआ करता था। चलिए चलते हैं आगे और इसे मिटाएंगे। चलिए, चलिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं तो कुछ कहानी की, है ना, कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। देखो एक चलता है नवरोज उत्सव मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या चलता है? नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव के दौरान मुलाकात होती है। मुलाकात होती है किसकी? जहांगीर और मेहरून निसा की। मेहरून निसा की, है ना। जहांगीर जी मेहरून निसा को देखकर खुश हो जाते हैं और बाद में मेहरून निसा से क्या क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। और इन्हें साथ के साथ उपाधि देते हैं, किसकी? नूर जहां। किसकी उपाधि देते हैं मेरे मेरे प्यारे बच्चों? नूर जहां या फिर नूर महल, है ना। तो मतलब नूर जहां और नूर महल का मतलब समझ रहे हो आप? नूर जहां, नूर का मतलब होता है सुंदरता, है ना, जहां की सबसे सुंदर स्त्री, है ना। तो कहीं ना कहीं नूर महल, वो सारे जहां में कुछ चुनिंदा जो सुंदर लड़कियां थी, उनमें से ही थी आपकी ये नूर जहां। अच्छा, नूर जहां की उपाधि दी थी। और फिर ये जो मेहरुनिसा है, ये कौन था? शेर अफगान। किसकी विधवा थी? शेर अफगान किसकी? अली कुली बेग की। अली कुली बेग की विधवा थी। तो जो आपकी ये कौन हुआ करती थी? मेहरुनिसा शेर अफगान अली कुली बेग की। अच्छा, अब बात करूं मैं किसके बारे में? मेहरुनिसा के बारे में। यहां पर मैं बात करता हूं किसके बारे में? इसकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था प्यारे बच्चों असमत बेगम। कौन? असमत बेगम। और साथ ही सबसे पहले इत्र जो बनाया था, इसकी मां असमत बेगम ने बनाया था सबसे पहले। इत्र अगर किसी व्यक्ति ने बनाया था, वो किसने बनाया था? असमत बेगम के द्वारा सबसे पहले इत्र बनाया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके पिता की बात करूं, तो इसका पिता हुआ करता था ग्यास बेग। तो पिता कौन हुआ करता था? ग्यास बेग इसका पिता हुआ करता। किसका? किसकी बात कर रहे हैं हम? मेहरू निसा की। तो मेहरू निसा का जो पिता हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था? ग्यास बेग हुआ करता था, मेहरू निसा का पिता। बाद में जहांगीर द्वारा इसे एक उपाधि प्रदान की जाती है। कौन सी? एतमाद दौला। एतमाद उद्दौला। एतमाद उद्दौला। साथियों, बाद में देखो, शादी हो गई, सारी चीज हो गई, है ना। नूर जहां ने अपना ही एक अलग गुट बना लिया। तो आपसे पूछ सकता है, नूर जहां गुट, नूर जहां गुट में कौन कौन से सदस्य थे? तो सबसे पहले थी एक तो नूर जहां, ये जहांगीर को पूरा गुट कंट्रोल करता था ठीक तरह से, और इसके शासन में हस्तक्षेप की करता था नूर जहां का गुट। तो पहली थी नूर जहां, दूसरी थी इसकी मां असमत बेगम, है ना। तीसरा था इसका बाप ग्यास बेग। चौथा हुआ करता था खुर्रम।
चौथा कौन सा हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों? खुर्रम हुआ करता था। ठीक है, चौथा कौन हुआ करता था? खुर्रम हुआ करता था। चलिए, यहां पर एक इसका भाई हुआ करता था, पांचवा व्यक्ति है ना। तो आप क्या बताएंगे? उस पांचवें व्यक्ति का नाम बताएंगे कि पांचवा व्यक्ति इसका भाई जो हुआ करता था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो पांचवें व्यक्ति का आप नाम बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी आवश्यक है। तो मैंने चार बताए, यहां पर मैंने पांचवा ऑप्शन को पूछा है। और कल हम जब शाहजहां के बारे में बात करेंगे तो सीधे सीधे शाहजहां औरंगजेब के बारे में अगर बात करेंगे तो हम पहले डिस्कस करेंगे किसको? नूरजहां गुट को। तो इसके भाई का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो नूरजहां गुट में सदस्यों की संख्या 5 हुआ करती थी। नूरजहां, अस्मद बेग, ग्यास बेग, खुर्रम। ठीक है, नवरोज उत्सव के दौरान एक बार फिर से सुनेंगे बड़े ही प्यार से, शांति से। ठीक है, अब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम इसके टॉपिक को सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे नवरोज उत्सव के दौरान मुलाकात होती है जहांगीर और मेहरुनिसा की। मेहरुनिसा पसंद आ जाती है किसको? जहांगीर को। बाद में जहांगीर इससे शादी कर लेता है और इसे नूर जहां की उपाधि या फिर नूर महल की उपाधि प्रदान करता है। असल में ये जो मेहरुनिसा होती है एक शेर अफगान अली कुली बेग की विधवा होती है। अगर मेहरुनिसा की माता का बात करें तो इसका माता का नाम था अस्मत बेगम, है ना। इसने क्या बनाया था? इत्र का सर्वप्रथम निर्माण, है ना। और इत्र किससे बनाया था? गुलाब के पुष्प से इन्होंने क्या बनाया था? इत्र बनाया था। तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, पूछ जाएगा कि इत्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो प्यारे बच्चों, इत्र सबसे पहले किसने बनाया था? अस्मत बेगम के द्वारा बनाया गया था चित्र। ठीक है, अच्छा, इसके पिता का नाम क्या हुआ करता था? ग्यास बेग। इसके पिता का नाम क्या हुआ था? ग्यास बेग। बाद में जहांगीर ने इसे एतमादुल्ला की उपाधि प्रदान की। नूरजहां गुट के सदस्यों की बात करें तो पहली नूरजहां, दूसरी अस्मद बेग, तीसरी क्या इसकी मां हुआ करती थी। ठीक है, मां, है ना। ग्यास बेग इसका पिता, और ये तो इसका पुत्र, पुत्र ही लगा खुर्रम। खुर्रम क्या लगा? इसका पुत्र लगा, जिसे हम आगे इतिहास में शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो आगे इतिहास में इसे शाहजहां के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शाहजहां के नाम से जानते हैं। चलिए, नोट कीजिए। चलिए, चलिए बच्चों, यहां पर हम बात करें किसके बारे में? आगे बात करेंगे जहांगीर के दरबार में कौन कौन से अंग्रेज यात्री आए थे, है ना। तो सबसे पहले आया था साथियों आपका कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था आपका कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रमुख जो यूरोपीय यात्री कौन थे? तो पहला था कैप्टन हॉकिंस, दूसरा था विलियम फिंच। विलियम फिंच बाद में आया था प्यारे बच्चों थॉमस रो। तो जहांगीर के आने में और बाद में था एडवर्ड टेरी। तो प्रमुख चार जो यूरोपीय यात्री आए थे वो इसके दरबार में आए थे। और पहला था कैप्टन हॉकिंस, फिर था कौन? विलियम फिंच, फिर आपका कौन सा? टॉमस रो। फिर आपका था प्यारे बच्चों कौन सा? बताइए, अभी बताया था ना, एडवर्ड टेरी। तो कौन सा, कौन 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 सा था? एडवर्ड टेरी। चलिए, नोट कीजिए। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम सॉरी यूरोपीय यात्री कौन थे? सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। बाद में आया था आपका, तो लिखेंगे अंग्रेज यात्री।
जो जहांगीर के दरबार में आए। दरबार में आए। तो एक आया था आपका कैप्टन हॉकिंस, दूसरा था आपका साथी कौन सा, विलियम, तीसरा हुआ करता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों टॉमस रो, और चौथा हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों एडवर्ड टेरी। चौथा हुआ करता था एडवर्ड टेरी। तो कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, टॉमस रो और एडवर्ड टेरी इसके दरबार में आया करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, कश्मीर का जो शालीमार बाग हुआ करता था वो किसने लगवाया था, तो वो जहांगीर के द्वारा लगाया गया था, है ना। तो इस बात को भी नोट डाउन करेंगे कि कश्मीर का शालीमार बाग, शालीमार बाग, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ने बनवाया था। तो कश्मीर का जो शालीमार बाग हुआ करता था वो किसने बनवाया था प्यारे बच्चों, वो जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें, एक नूरजहां की पुत्री हुआ करती थी लाडली बेगम। लाडली बेगम का जो विवाह हुआ था वो शहजादे शहरयार के साथ हुआ था, जो कि शाहजहां का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, और मुगल चित्रकला का अगर स्वर्ण युग की बात करें तो जहांगीर के समय को क्या बोलते हैं, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, है ना। तो ये पॉइंट नोट आउट करेंगे, जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अंत में एक शब्द से खत्म करेंगे, जहांगीर की मृत्यु कब हुई, 1627 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर की मृत्यु कब हुई, 1627 ईस्वी में हुई। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि अकबर को कहां पर दफनाया गया था, अकबर का मकबरा कहां पर है बताइए। तो दो सवाल, अकबर का मकबरा कहां पर है और जहांगीर का मकबरा कहां पर है, और तीसरा सवाल नूरजहां गुट में जो नूरजहां का भाई था उसका नाम क्या था। तो कल के लिए तीन सवाल आपके लिए दिए हैं, तो क्या बताएंगे, नूरजहां का भाई, अकबर का मकबरा और जहांगीर का मकबरा। तो तीन आते ही डिस्कस करेंगे इन तीनों टॉपिकों को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, है ना। खोना क्या पड़ेगा, धन पैसा कुछ ना खोना, ठीक। तो खोना, सोना खोना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा मत सो। और देखो कुछ लोग मैंने जीवन में अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे देखे हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना, स्मोकिंग करते हैं, आदि चीजें करते हैं, लेकिन उस बंदे का टाइम टेबल फिक्स है। देखो चीजें तो सारी गलत हैं, कोई चीजें ना करनी चाहिए, लेकिन उन बंदों का ऐसा है, टाइम टेबल फिक्स है, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 से 6 घंटे पढ़ाई करेंगे, और वो उनका भाई स्वैग होता है तगड़े, है ना। जो एकदम बिगड़े हुए लड़के होते हैं वो क्या होते हैं कि वो कोचिंग जाते हैं, ठीक है। उनका एक स्वैग होता है, अलग अलग लेवल के बढ़िया होते हैं। देखो मैं साइड में हो जाता हूं, आप लिख लीजिए इसे, मैं इधर होकर बात करता हूं आपसे। उन लोगों का अलग ही स्वैग होता है बच्चों, कि वो कोचिंग जाते हैं, चाहे वो किसी उद्देश्य से जाएं, लेकिन अगर कोचिंग में जाएंगे वो बेशक ना पढ़ेंगे, तो साउंड वाले टीचर पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन क्लास है तो उनके कानों में आवाज जाती है ना, आवाज जाती है, सिंपल सी बात है। जो आवाज जाती है तो वो जब गांव की गलियों में घूम रहे थे उससे कहीं ज्यादा वो पढ़ लेते हैं, और जो गांव में जो होशियार बच्चा घूम रहा है ना, वो गांव की बात सुन के वो गांव जैसा हो जाएगा, लेकिन वो कुछ जाके वो उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। और यही कारण होती है कि मजे मजे में उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ना तो
घूमते ना ही फिरते, लेकिन पता ना क्या परेशानी आती है उनके साथ कि वो पढ़ भी नहीं पाते। तो प्यारे बच्चों, जितनी जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, देखो जिंदगी में दिक्कतें आएंगी कि जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। जब तक जियोगे तब तक तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो जोश और जुनून के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, और जो कुछ चीजें हैं उनका आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सोना कम पड़ेगा, जहां आप टाइम ज्यादा बर्बाद करेंगे कम पड़ेगा। यारी दोस्ती जो लोग आपका ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं उनके साथ रहना बंद करना पड़ेगा। तो साथियों, आज ही क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।